नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देहरादून और हरिद्वार की जनता को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला किया। पीएम ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन कांग्रेस के लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा उत्तराखंड को दी है, उन संसाधनों को ये लोग लूटना चाहते हैं और अपनी जेब भरना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे, तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। मिशन पहाड़ में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बागेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि भाई बहन पार्टी हो गई है। राहुल गांधी को तो पूजा तक नहीं करनी आती, पर बीजेपी ने उनको पूजा करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। अब राहुल जी को क्या पता चलेगा कि देश मजबूत कैसे होता है। उन्होंने क्या जाना है कि देश के मजबूती क्या अर्थ रखती है। इसलिए मित्रों, मैं ये सारी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप इन बातों को ध्यान में रखिए और आगे विकास के लिए आगे बढ़िए। अभी 4 दिन पहले बजट आया, 60 लाख नौकरियों के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का इंतजाम इस बजट में किया गया है। 60 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे। यह है बदलता भारत। अब राहुल जी को कोटद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रितु खंडूरी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि यह कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की लहर है। इस बार भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने सेना में रहते हुए देश के लिए काम किया। उन्हीं की तरह रितु खंडूरी कोटद्वार का विकास करेंगी। अरे भाई पीछा, अरे भैया पीछा दे। राजा भारत की उन सबको आगे लाने के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सरकार से यहाँ के लोगों में एक जुनून देखा है, एक जोश देखा है, और इस बार इस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ से कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। रितु खंडूरी जी को यहाँ के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और वो इन सारे कामों को पूरा करेंगी जो यहाँ के लिए अभी पेंडिंग पड़े हैं, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी और कोटद्वार से भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मैंने जिस प्रकार महिलाओं में उत्साह है। कोटद्वार में पहली बार किसी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी भी अन्य दल हो। आज दिन तक किसी महिलाओं को टिकट नहीं यहाँ से मिला है, इसीलिए यहाँ महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। जो किसी महिला नेत्री को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार टिकट दिया है, महिलाओं में काफ़ी। अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अक्षय कुमार ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। धामी ने कहा कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया था, उन्होंने इसे स्वीकार किया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और पुष्प गुच्छा दिया। साथ ही धामी ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी पर हैं, जहां पर वो अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के नई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहाड़ को करप्शन में धकेला, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को लूटा है। आपकी सरकार बनी तो प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का साथ ही जनता को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री देंगे, जिससे हर परिवार को का 1 साल में 2 लाख बचेगा, मतलब 5 साल में 10 लाख की बचत होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार में हैं। अपने 3 दिन के खास दौरे में उन्होंने पार्टी के स्टेट यूनिट से मुलाकात के बाद जनता से कई चुनावी वादे किए हैं। धर्म नगरी से उत्तराखंड का चुनावी मोर्चा संभालने वाले केजरीवाल ने प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। इस दौरान उनके साथ मंच पर कर्नल कोछाल समेत कई नेता मौजूद रहे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने कहा कि यहाँ की जनता को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब कुछ फ्री देंगे, जिससे हर परिवार का साल का 2 लाख बचेगा, मतलब 5 साल में 10 लाख की बचत होगी। इस दौरान केजरीवाल ने शहीद सैनिकों के परिवार वालों को सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि देने का वादा करते हुए कहा कि इसमें पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए, या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा। बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। केजरीवाल के इस चुनावी वादे से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सोमवार को पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल सीट पर डोर टू डोर कैंपेन किया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी के लिए जनता से वोट मांगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिनेश मोहनिया का इस दौरान जमकर स्वागत किया। प्रचार के दौरान दिनेश मोहनिया ने जनता को समझाया कि कैसे आम आदमी पार्टी के सभी वादों को सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। काशीपुर के व्यवसायी रघुनाथ अरोड़ा के रामनगर रोड स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। रघुनाथ अरोड़ा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली के रिश्तेदार हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई को दीपक बाली ने बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया है। दीपक बाली ने बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा और मेयर उषा चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आयकर विभाग की टीम को उनके आवास पर छापा मारना चाहिए था। जो आप देख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स का छापा है, तो ये जो हरकतें हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है। ये घटिया राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है। अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने साहब से कहा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, हम तो इसलिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है, मेरे लोगों को परेशान करने की नीयत से ये किया जा रहा है। तो उन्होंने तो वही जवाब दिया है जो देना चाहिए था कि नहीं। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण की सीट हॉट सीट बनी है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत के बीच सीधी टक्कर है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से हरीश रावत को शिकस्त दी थी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत इस बार विधानसभा चुनाव 2017 में अपने पिता की हार का बदला लेने की बात कह रही हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश की हॉट सीटों में से एक हरिद्वार ग्रामीण सीट पर कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के सामने पूर्व सीएम हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार ग्रामीण सीट का मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से हरीश रावत को करारी शिकस्त दी थी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत इस बार विधानसभा चुनाव 2017 में अपने पिता की हार का बदला लेने की बात कह रही हैं, वहीं मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण की जनता बीजेपी द्वारा किए गए कामों से बहुत खुश है। स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि मेरे द्वारा जिस भी क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क किया गया वहां जनता का भरपूर प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस शुरू से ही परिवारवाद की राजनीति करती आई है, जिसका जवाब हरिद्वार ग्रामीण की जनता एक बार फिर देगी। स्वामी यतीश्वरानंद से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। हरिद्वार ग्रामीण की सीट इस वक्त बेहद ही रोमांचक मोड़ पर है, बेहद ही तगड़ा मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस के अनुपमा रावत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वामी यतीश्वरानंद इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप जरा ये तस्वीर देखिए। यतीश्वरानंद जी, महाराज जी, एक बार तीसरी बार आप फिर चुनावी मैदान पर हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आती है? विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मेरे सामने नहीं है। जिस प्रकार से हम डोर टू डोर क्षेत्र की जनता से वोट लेने की अपील कर रहे हैं, तो भारी समर्थन यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मिल रहा है। इस क्षेत्र की जनता ने पिछली बार से भी ज़्यादा वोट देकर यहाँ से विजयी बनाने का मन बना लिया। पिछली बार भी ये हॉट सीट थी, हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आपने उनको पटकनी दी थी। इस बार उनकी बेटी चुनाव मैदान में है, क्या कोई चुनौती मानते हैं? मैं समझता हूँ कोई चुनौती नहीं है। जनता इस समय जागरूक है, जान चुकी है कांग्रेस क्या कर सकती है और बीजेपी देश के लिए क्या कर रही है। माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या सोच है, इस बात को प्रदेश और मेरे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। हरीश रावत कहते हैं ये लड़ाई काम बनाम कारनामे की है, जो है बीजेपी ने जो कारनामे किए हैं इस बार जनता उस पर गुमराह नहीं होगी। हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने विकास किया है। कांग्रेस ने आज तक इन 50-55 सालों में कारनामे किया है जिसको जनता जान चुकी है। अच्छा, क्या भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा यहाँ पर है? क्योंकि हरीश रावत यहाँ तो चुनाव मैदान लड़े थे, इस बार कह रहे हैं कि जनता ने जो गलती की थी इस बार वो दोहराएंगे नहीं। हरीश रावत जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने यहाँ से सांसद रहते हुए, यहाँ से एमपी रहते हुए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्र का मंत्री रहते हुए कोई विकास मेरी विधानसभा में नहीं किया और ना पूरे प्रदेश में किया। हैट्रिक सुनिश्चित है आपकी? 100% जनता ने मन बना लिया। लड़ाई किसके साथ, अनुपमा के साथ या किसी और को प्रतिद्वंदी मानते? मुझे लगता ही नहीं है लड़ाई यहाँ पर किसी से नहीं। बिल्कुल, तो ये थे यतीश्वरानंद जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई यहाँ पर किसी के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार हमने हरीश रावत को हराया था, इस बार उनकी बेटी चुनाव मैदान में है और वो कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। तो कहीं ना कहीं यतीश्वरानंद मुतमईन नजर आते हैं अपनी जीत को लेकर के, लेकिन जीत और हार तो तय होगी, वो 10 मार्च को तय होगी। लेकिन फिलहाल तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए यतीश्वरानंद पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला और सहयोगी सुमित सैनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इस सीट पर 2007 से ही बीजेपी का कब्जा है। ऋषिकेश विधानसभा सीट से 2007 के चुनाव में बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल विधायक चुने गए और तब से इस सीट पर प्रेमचंद अग्रवाल का कब्जा बरकरार है। इस बार भी प्रेमचंद अग्रवाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इस सीट पर 2007 से ही बीजेपी का कब्जा है। ऋषिकेश विधानसभा सीट से 2007 के चुनाव में बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल विधायक निर्वाचित हुए थे और तब से सीट पर प्रेमचंद का कब्जा बरकरार है। इस बार भी ऋषिकेश विधानसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर ही दाव लगाया। बीजेपी के प्रेमचंद के सामने कांग्रेस ने प्रत्याशी जयेंद्र चंद्र रमोला को चुनावी रणभूमि में उतारा है। ऋषिकेश विधानसभा सीट से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में इलाके का जमकर विकास हुआ है।
प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि जनता ने भी हमारे विकास पर मोहर लगाते हुए 3 दफे विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है और अब चौथी बार विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बार की विधानसभा में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है और इस सीट को लेकर के तमाम तरीके के कयास थे कि क्या इस बार प्रेमचंद अग्रवाल अपनी सीट बदलेंगे, क्या इस बार कोई नया प्रत्याशी आएगा। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने एक बार फिर प्रेमचंद अग्रवाल पर ही भरोसा जताया। हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद ही हॉट सीट है क्योंकि आप यहां से चौथी बार लड़ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, 3 बार विधायक के तौर पर जनता ने आपको चुना। क्या लगता है अब आप कैसे अपनी चुनौती देख रहे हैं, कितना कुछ आपने किया है, क्या कुछ बाकी है? देखिए, पहली बार 2007 में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया तो लोगों को मेरा चेहरा बहुत नया दिखता था और आज 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा बच्चा भी कहता है ये जा रहा है प्रेमचंद अग्रवाल। और चाहे मेरी बड़ी माँ हो, चाहे मेरा युवा साथी हो, चाहे मेरे अन्य तमाम लोग हों, मुझे ऐसा लगता है कि सारा मेरा विधानसभा मेरा अपना जैसे परिवार हो और मैं परिवार की तरह मुझे उनसे प्यार मिलता है और मैं भी उसी तरह से उनको जवाब देता हूँ। और 15 साल बाद जिस प्रकार से आप देखिए एक बार आदमी जीतता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। मैं 3 बार से विधायक हूँ, मुझे कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। जनता में जिस प्रकार से आपने खुद ने कहा कि मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूँ, विधायक के तौर पे जो मेरी भूमिका थी वो तो थी, लेकिन अध्यक्ष विधानसभा बनने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा लाभ मिला तो मेरे क्षेत्र की आप सड़कों का, जिस जगह से आप आ रहे होंगे, ये आपने देखा बहुत इंटीरियर वाला गांव है, लेकिन आपको देखिए सारी सड़कें बनती हुई दिखाई दी होंगी। यहाँ पे बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। एक समस्या यहाँ कभी बहुत बड़ी मानी जाती थी, वो बाढ़ की समस्या, और आज उसका भी नियंत्रण के लिए पिछली बार मैंने 4 करोड़ की लागत से उसका एक काम पूरा किया था। शेष को जो काम है उसके 9 करोड़ रुपया यहाँ पे स्वीकृत हो चुका है और मुझे लगता है आचार संहिता न लगती तो उस पर भी काम शुरू हो जाता। हालांकि मटेरियल डल चुका है और ठेकेदारी का जो टेंडर प्रक्रिया वो पूरी हो गई है, तो वो काम भी अब समझ लिए पूरा होने आए। प्रेमचंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि 3 बार आपको यहाँ से मौका मिला और एक सबसे अहम सवाल ये है कि ऋषिकेश की अगर बात किया जाए वो आध्यात्मिक लिहाज से बेहद ही अहम है और सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक सिटी के तौर पर इसको डेवलप करना एक बड़ी चुनौती थी। विपक्ष आरोप लगाता है कि उसमें आप नाकाम रहे हैं, आपने उसको लेकर के जो है बहुत ज्यादा काम नहीं किया। देखिए, आरोप लगाना आजकल बहुत आसान है, लेकिन क्रियान्वित करना उस पर थोड़ा उतना मुश्किल लगता है। जो लोग यदि आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि मैं तो 3 ही बार से विधायक रहा हूं, उससे पहले तो वही लोग विधायक थे, उन्होंने कितने काम किए जरा बताएं। अब यदि मेरे रेलवे स्टेशन योग नगरी के नाम से जाना जा रहा हो और देश में सर्वश्रेष्ठ बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बना हो तो वो अध्यात्म दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ा है। यदि मेरा त्रिवेणी घाट, जहाँ कभी त्रिवेणी घाट पे घाट नहीं होता था और हमेशा मरने की संभावना रहती थी, और यदि वहाँ पे शुरुआती तौर पे 8 करोड़ 26 लाख से मैं उसका सौंदर्यीकरण करता हूँ, उसके बाद 3 करोड़ लागत से फिर, और वर्तमान में 3.5 करोड़ की लागत से फिर, यानी कि लगभग 15 करोड़ से वहाँ पे पूरा त्रिवेणी घाट से लेकर मायाकुंड तक और इधर जो है मैरिन ड्राइव तक, यदि वहाँ पे त्रिवेणी घाट जो हमारा विश्व का हर व्यक्ति वहाँ पे आचमन करने, स्नान करने आता है, यदि उसे इतनी सुंदर व्यवस्था मिल रही है तो इससे पहले तो कभी नहीं थी। मरीन ड्राइव का जिक्र किया आपने, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर उसको जो है माना जाता है कि आपने जिस तरीके से त्रिवेणी घाट के आगे मरीन ड्राइव के तौर पर डेवलप किया है वो कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। श्री श्री रविशंकर एक बहुत बड़ी अध्यात्म शक्ति के रूप में हम सब लोग जानते हैं, विश्व में उनका नाम है। 2011-12 की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया, ये तब बन गया था मेरे यहाँ, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैं जब मिलने गया तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी। उन्होंने एक शब्द कहा कि विश्व के कोने कोने पे मुझे जाने का मौका मिलता है, देश के हर कोने पे मैं गया हूँ, लेकिन इतना सुंदर मैरिन ड्राइव कहीं पूरे विश्व में मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये मेरे लिए और इससे बड़ा प्रोत्साहन क्या होगा। यदि आप माँ गंगे की बात करें, मुझे याद है कि जब 2013 में मैंने एक प्रश्न उठाया था, सरकार कांग्रेस की थी, मंत्री प्रसाद नेथानी जी मंत्री थे, मैंने एक सवाल उठाया कि 7-8 गंदे नाले गंगा जी में जा रहे हैं और इनको कैसे टैप किया जाएगा। सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लगभग 1.25 घंटे तक मैंने अपनी इस बात पे एडामेंट रहा। लास्ट में हार के इसलिए बैठा, मैंने कहा ये कुछ नहीं करेंगे, इसलिए शांत बैठना ठीक है। लेकिन आज मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 158 करोड़ की लागत से
हर गंदा नाला उसमें टैप किया है। आज गंगा बिल्कुल निर्मल बह रही है, साफ स्वच्छ बह रही है। इसी प्रकार नमामि गंगे से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों वृक्षारोपण हुए हैं। अब आप इससे ज्यादा अध्यात्म की बात क्या करें कि मैं ऋषिकेश का विधायक हूं और संस्कृत में शपथ लेता हूं, उत्तराखंड का पहला विधायक हूं, और यदि मैं संस्कृत उन्नयन समिति यदि विधानसभा के अंदर अध्यक्ष विधानसभा के नाते बना रहा हूं तो ये कौन सी छोटी बात है। कांग्रेस कह रही क्या वो सही है क्या कि धामी जी को मोहरा बना दिया आपने, उसके बाद चुनाव आएगा फिर नए चेहरे को ले आओगे? मैंने एक नारा दिया था, मैंने वीडियो जारी की है कि ये जो सरकार बने, चेहरा कौन है? मैंने मुझे सिर्फ मैंने मोदी और धामी हमारा चेहरा होंगे, मोदी और धामी हमारे चेहरा होंगे। बिल्कुल, तो यह है प्रेमचंद अग्रवाल जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जीत को लेकर पूरी तरह मुतमईन हैं, और थोड़ा संकोच के बाद आखिरकार उन्होंने मान लिया कि मोदी और धामी उत्तराखंड के इन चुनाव में चेहरा होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजन और सहयोगी संजय के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, ऋषिकेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।